हाँ जी। तो नमस्कार के सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही बात सभी की तैयारी। चलिए, आज हम पढ़ेंगे सूत्री विभाजन। क्या पढ़ेंगे? सूत्री विभाजन। तो सूत्री विभाजन को देखें थोड़ा सा। चलिए, सूत्री विभाजन या एम प्रावस्था, इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन। यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय प्रवस्था होती है। लो ये पहला क्वेश्चन है, नाटकीय प्रवस्था। नाटकीय प्रवस्था का मतलब यह है कि एक तो ये जल्दी संपन्न होती है, एक स्टेप खत्म होता नहीं दूसरा शुरू हो जाता है, वो चीजें जो मैंने आपको कल वाली क्लास में बता दी, जिसमें कोशिका के सभी घटकों का बृहद पुनर्गठन होता है। बृहद पुनर्गठन का मतलब होता है कि सभी जो कोशिका के बड़े घटक होते हैं उनका पुनर्गठन होता है। जनक व संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसे समविभाजन कहते हैं। जनक यानी कि ये जो जनक की कोशिका है, ये कोशिका विभाजन करेगी और ये एक कोशिका से बनाएगी दो कोशिकाएं। तो इस कोशिका में और ये इसको इसमें 46 गुणसूत्र है, तो इसमें भी 46 होंगे और इसमें भी 46 गुणसूत्र होंगे। इसे बोलते हैं जनक कोशिका और इसे बोलते हैं संतति कोशिका। ठीक है। सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। यानी कि इसमें बोला कि हमें अध्ययन करने के लिए हम इसकी 4 अवस्थाएं हैं। यानी कि क्या होता है कोशिका विभाजन में? केंद्रक विभाजन होता है। वास्तव में क्या होता है? कोशिका केंद्रक जो केंद्रक होता है ना, वो 1 से 2 बनता है। ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस यहां पर समझ लेना आवश्यक है। यानी कि कैरियोकाइनेसिस का मतलब केंद्रक विभाजन। कोशिका विभाजन की एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। इसमें विभिन्न अवस्थाओं के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन करना मुश्किल है। कैरियोकाइनेसिस को अवस्थाओं में विभाजित किया। अब ये देखो, जो मैंने आपको बात बताई है ना कि इसकी विभिन्न अवस्थाओं के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन करना मुश्किल है। यानी कि आपको पता नहीं लगता कब पूर्वावस्था, कब मध्यावस्था, कब पश्चावस्था और कब अंतरावस्था, इस प्रकार से चलती है। तो देखिए कौन कौन सी 4 अवस्थाएं? पूर्वावस्था प्रोफेज, मध्यावस्था मेटाफेज, पश्चावस्था एनाफेज और अंतरावस्था टेलोफेज। सबसे पहले उठाते हैं हम पूर्वावस्था या प्रोफेज। अंतरावस्था की S व G2 अवस्था के बाद पूर्वावस्था कैरियोकाइनेसिस का पहला पड़ाव होता है। यानी कि ये इसके बाद आती है S व G2 के बाद पूर्वावस्था कैरियोकाइनेसिस, यानी कि केंद्रक विभाजन का पहला स्टेप होता है, पहला पड़ाव है। S व G2 अवस्था में डीएनए के नए सूत्र बन जाते हैं, लेकिन आपस में गुंथे होने के कारण स्पष्ट नहीं होते। यानी कि इसकी क्या खास बात है? गुणसूत्र स्पष्ट नहीं होते। पहली बात, गुणसूत्र पूर्वावस्था में गुणसूत्र स्पष्ट नहीं होते। किसमें? केंद्रक में स्पष्ट नहीं होते, गुणसूत्र स्पष्ट नहीं होते केंद्रक में। गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन के प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान है। तो गुणसूत्र का पदार्थ का क्या होता है? संघनन। संघनन का प्रारंभ, संघनन का प्रारंभ, ये इसकी खास बात है। अगर आपको गुणसूत्र स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहे तो आप बोल सकते हो कि यह कोशिका विभाजन की पूर्वावस्था है। इस लाइन से इतनी बात निकलती है। आगे देखिए, गुणसूत्रीय संघनन की प्रक्रिया के दौरान गुणसूत्रीय द्रव्य स्पष्ट होने लगते हैं। ठीक है। अगले का गुणसूत्रीय द्रव्य स्पष्ट होने लगता है। तारक काय व तारक केंद्र जिसका अंतरावस्था की S प्रवस्था के दौरान द्विगुणन हुआ था। अंतरावस्था में S प्रवस्था के अंदर तारक काय का क्या हुआ था? द्विगुणन हुआ था। यानी कि अपनी संख्या में उन्होंने वृद्धि की थी, 2 बने थे। अब कोशिका विभाजन के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। यानी कि अगला काम क्या करते हैं? तारक काय विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं। पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है उनकी निम्न विशेषताएं। अब कौन कौन सी घटनाएं होती हैं इस दौरान? चलिए देखते हैं। गुणसूत्रीय द्रव्य संघनित होकर कठोर गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। तो गुणसूत्र किससे जुड़े रहते हैं? सेंट्रोमियर से। ये आपको ध्यान रखना। मान लीजिए ये गुणसूत्र है,
तो ये बड़ा जो भाग है जिससे गुणसूत्र आपस में जुड़े हैं इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। अंतरावस्था के समय जिस समय तारक का द्विगुणन हुआ था वह कोशिका में विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगता है। प्रत्येक तारक सूक्ष्म नलिकाओं की ओर विकृत करता है जिसे तारक कहते हैं। ये तंतु व तारक मिलकर समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं। तंतु और तारक मिलकर क्या बनाते हैं? समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं। पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका को सूक्ष्मदर्शी में देखा जाए तो इसमें गोल्जिकाएं, अंतःप्रदवी जालिका, केंद्रिका व केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देते। यानी कि गोल्जी बॉडी का आवरण नहीं दिखाई देगा, अंतःप्रदवी जालिका का आवरण नहीं दिखाई देगा, केंद्रिका का आवरण दिखाई नहीं देगा और केंद्र का आवरण भी आपको दिखाई नहीं देगा। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो पहली बात कि गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, गुणसूत्रों का संघनन होता है, तारक का विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, सेंट्रोमियर होता है और गोल्जी बॉडी, अंतःप्रदवी जालिका, केंद्रिका व केंद्रक पर आवरण दिखाई नहीं देते। ठीक है, ये इसकी प्रारंभिक अवस्था होगी, देख लो, और ये पश्चावस्था है। अगला है मध्यावस्था। पूर्वावस्था कंप्लीट, अब आगे मध्यावस्था। केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है। तो समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था, मध्यावस्था क्या होगी कि केंद्रक आवरण का विघटन, केंद्रक आवरण का विघटन, केंद्रक आवरण का विघटन क्या होगा? केंद्रक आवरण का विघटन होगा। इसमें गुणसूत्र कोशिका के कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। गुणसूत्र क्या होंगे? कोशिका द्रव्य में फैलेंगे। गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में फैल जाएंगे, यानी कि केंद्र, इसको देखो ज्यादा समझो। इसका कहने का मतलब ये कोशिका है, ये केंद्रक है, इसके अंदर गुणसूत्र होते हैं। अब ये कोशिका केंद्रक द्रव्य फट गया, अब ये केंद्रक द्रव्य यहां से फट गया तो क्या होगा? केंद्रक द्रव्य फट गया तो क्या होगा? अब ये गुणसूत्र कोशिका में फैल जाएंगे। ठीक है, इस अवस्था तक गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है और सूक्ष्म दृष्टि में देखने पर ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। अब पूछ लेगा कि गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात लिख देता हूं, इसमें गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। यही वह अवस्था जब गुणसूत्रों की आकृति व अध्ययन का अध्ययन किया जा सकता है, यानी कि इसी अवस्था में आप गुणसूत्रों का अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन और लिखते हैं, गुणसूत्रों का अध्ययन कर सकते हैं। गुणसूत्रों का अध्ययन, ये जो मैं छोटी छोटी लाइनें लिख रहा हूं ना, ये आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलो, यहां से क्वेश्चन आएंगे। चलिए, मध्यावस्था में गुणसूत्र दो संयुक्तीय अर्थात गुणसूत्रों का बना होता है जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। गुणसूत्र बिंदु की सतह पर एक छोटा बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। ये कह रहा है कि जो मध्यावस्था में गुणसूत्र होते हैं वो दो अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर बने होते हैं जो आपस में इससे जुड़े होते हैं, गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं, और गुणसूत्र बिंदु पर एक बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर बोलते हैं। सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए तर्कों से जुड़ने के स्थान पर ये संरचनाएं हैं जो दूसरी कोशिका के केंद्रक में स्थित गुणसूत्र से जुड़े होते हैं, जो कोशिका के दूसरी ओर, यानी कि ये देखो पहली अवस्था में क्या हुआ, गुणसूत्र इस तरह से जुड़े हुए हैं। अब उसके बाद में अगली अवस्था में ये गुणसूत्र सारे लाइन में आ जाएंगे और ये यहाँ पर जुड़ जाएंगे। गुणसूत्र भी स्पष्ट होगी। मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा में आकर स्थित हो, मध्य रेखा में आगे बीच वाली रेखा में सभी गुणसूत्र आकर स्थित हो गए। प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्धसूत्र एक ध्रुव से तरफोतंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर के द्वारा जुड़ जाता है। ये देखो, ये गुणसूत्र मैं मिटा दिया ना, ये गुणसूत्र है, ये इससे जुड़ा हुआ, ये गुणसूत्र जुड़ा हुआ, ये गुणसूत्र जुड़ा हुआ, ये गुणसूत्र जुड़ा, इधर ये आधे आधे गुणसूत्र जुड़े हुए हैं, आधा इधर और आधा इधर, इस प्रकार से जुड़े होते हैं। वही इनका संतति अर्ध गुणसूत्र अपने काइनेटोकोर के ध्रुव से जुड़ जाता है। कहना ये चाहता है कि इधर वाले जो गुणसूत्र वो इधर जुड़ते हैं और इधर वाले गुणसूत्र वो इधर जुड़ते हैं। मध्यावस्था में जिस तल पर गुणसूत्र परिबद्ध हो जाता है उसे मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, मध्यावस्था पट्टिका। तो गुणसूत्र काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं, गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर जाकर मध्यावस्था पट्टिका पर प्रतिबंध हो जाते हैं, गुणसूत्र में तरफोतंतु जुड़ जाते हैं। क्या क्या होता है, गुणसूत्र काइनेटोकोर से जुड़ते हैं, गुणसूत्र मध्य रेखा में आते हैं और तरफोतंतु से ध्रुवों के गुणसूत्र जुड़ जाते हैं।
अगली है पश्चावस्था। अब गुणसूत्र किनारों की तरफ चली जाएगी। अब ये देखो आधे गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र हो गया ना। गुणसूत्र ऐसे आकार का होता है। अब इसका कहने का मतलब है कि ये वाला गुणसूत्र है वो इधर चला गया और ये वाला इधर चला गया। देखो गुणसूत्र आधे आधे हो चुके हैं। तो पश्चावस्था के दौरान में मध्य पटलिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र का एक साथ अलग होने लगते हैं। अब ये गुणसूत्र एक साथ आधे इधर हो गए, आधे इधर हो गए। इससे संतति अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संतति केंद्र को गुणसूत्र बनेंगे। अब ये जब कोशिका विभाजन पूरा हो जाएगा तो ये एक नए गुणसूत्रों का निर्माण करेंगे और ये संतति गुणसूत्र, यानी कि दोनों संतति गुणसूत्र बनाएंगे। गुणसूत्र आधे आधे हो गए तो अब ये संतति गुणसूत्र बनाएंगे। ये विपरीत ध्रुवों की ओर जानने लगते हैं। जब प्रत्येक गुणसूत्र मध्यांश पटलिका से काफी दूर होने लगता है तब प्रत्येक गुणसूत्र का गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर, अब ये गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर आने लगे। ये देखो तारक का यहाँ रहा, ये हेल्प कर रहा है समसूत्र विभाजन। ठीक है, जो गुणसूत्रों को ध्रुवीय की ओर जाने से नेतृत्व करते हैं, साथ ही गुणसूत्र बुझाएं पीछे की ओर जाने लगती है। अब गुणसूत्र इसमें पश्चावस्था में क्या होगा, गुणसूत्र बिंदु विखंडित होने लगते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। यहां पर मैं आपको एक लाइन और दिखा देता हूं। जैसे ही पश्चावस्था चल रही होती है इसको बोलते हैं एनाफेज। क्या बोलते हैं? एनाफेज। जब केंद्र, क्योंकि ये केंद्र विभाजन की अवस्थाएं चल रही है, कैरियोकाइनेसिस की चल रही है। जैसे ही कैरियोकाइनेसिस पश्चावस्था में पहुंचता है तभी हो जाता है साइटोकाइनेसिस शुरू। साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है। ये बात आगे लिखी रहेगी लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू, कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली है अंतावस्था। सूत्री विभाजन की अंतिम प्रावस्था होती है। इसके प्रारंभ में अंतावस्था गुणसूत्र को क्रमानुसार अपने ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। अब गुणसूत्र अपने ध्रुवों की ओर चले असंगत पूर्णता संपूर्णता खो देते हैं, यानी कि गुणसूत्र क्या हो गया, असंगत हो गए, यानी कि गुणसूत्र मिक्स हो गए। अब गुणसूत्र दिखाई नहीं देते, गुणसूत्र दिखाई नहीं देते। हमें अर्ध गुणसूत्र दोनों की तरफ से एक समय में रूप में एकत्रित हो जाते हैं। एक तो बीच बीच में ये खराब होता है। देखो क्या हो रहा है कि अंतिम प्रावस्था होती है। प्रारंभिक अंत्यावस्था गुणसूत्र जो क्रमानुसार अपनी ध्रुवों की ओर चले गए हैं असंगत होकर अपनी समपूर्णता खो देती है। एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देता, यानी कि गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। अर्ध गुणसूत्र द्रव्य दोनों के ओर एक समूह में एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रश्न की मुख्य घटना देखो भाई, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित होते हैं। इसके प्रथम कण के समान समाप्त हो जाते हैं, गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई नहीं देते। दूसरे, गुणसूत्र के समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। केंद्रक झिल्ली का निर्माण भी इसमें हो जाता है। केंद्रिका, गोलजिकाएं, अंतःपद झिल्लिका दोबारा निर्मित हो जाती है। ये हो गया आपका कोशिका विभाजन। कौन सा? समसूत्री। ठीक है, चलो अब अपने को कल अपने पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस, फिर ये छोटी छोटी दो बातें हो रहा है वो और पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसको इस क्लास को भी देखना। कौन कौन सी फटाफट रिवीजन करते हैं। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंतावस्था। पश्चावस्था, पूर्वावस्था पहली अवस्था होती है, गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई नहीं देते। सेकंड में गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। तीसरे में क्या होता है, गुणसूत्र, दूसरे में क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देते हैं, गुणसूत्र लाइन में आ जाते हैं। तीसरे में क्या होता है, गुणसूत्र किनारों की तरफ चले जाते हैं। और चौथे में क्या हो जाता है, गुणसूत्र विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं। इस क्लास को देखने से पहले जो मैंने कोशिका विभाजन पहले करवाया है उसको आप अच्छे से देखना ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।